एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉपिक रिलेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रिलेशंस क्या है हमारे पास? किसी भी दो ऑब्जेक्ट, सेट, पर्सन के बीच में कनेक्शन जो होता है वो हमारा रिलेशन को दिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंडिया और मैंने लिखा न्यू दिल्ली, तो इनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। जैसे अगर मैं पूरा स्टेटमेंट लिखूं तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली और इंडिया के बीच में हमारे पास क्या कनेक्शन आया? यहाँ पर ये शो कर रहा है कि न्यू दिल्ली हमारा इंडिया का कैपिटल है। तो ये पर्टिकुलर वर्ड इन दोनों के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहा है कि न्यू दिल्ली और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं कि लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, अब यहाँ पर हमारे पास दो लाइन है, एक AB है और एक CD है, और हमने यहाँ पर ये पर्टिकुलर फ्रेज लिख दिया इज पैरेलल टू। ये हमारा AB और CD के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करा दिया कि AB और CD आपस में कैसे लाइंस हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ये हमारा फ्रेज के फॉर्म में है, पूरा सेंटेंस हमने लिखा और हमने ये शो किया कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो न्यू दिल्ली और इंडिया के बीच में हमारा ये फ्रेज जो है वो रिलेशन को दिखा रहा है। सिमिलरली इस वाली हमारे सेंटेंस में भी इस पैरेलल टू हमारे रिलेशन को दिखाता है कि AB और CD में हमारा क्या रिलेशन है, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो हमें बात करनी है रिलेशंस की। तो जब हम ये चीजें मैथ्स के अंदर रिलेशन फाइंड करते हैं तो ये जो फ्रेजेस हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर हमें मैथ्स के फॉर्म में दिखाना है कि ये हमारी AB लाइन पैरेलल किसके हैं? CD लाइन के, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि AB इज पैरेलल टू CD। ठीक। सिमिलरली अगर मैं यहाँ एक और सेंटेंस लिखूं कि 45 इज ग्रेटर दैन 20, इसका मतलब 45 और 20 के बीच में ये पर्टिकुलर फ्रेज हमारा रिलेशन लेकर के आ रहा है कि 45 हमारा 20 से बड़ा है। अगर हमें इसे मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है तो हम इस चीज़ को सिंबल्स में कन्वर्ट कर देंगे और हम लिखेंगे कि 45 इज ग्रेटर देन 20। तो मैथमेटिकल टर्म्स में हमने हमारे रिलेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करके लिखा कि हमारी AB लाइन और CD लाइन में क्या रिलेशन है, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली 45 और 20 में क्या रिलेशन है कि 45 हमारा 20 से ग्रेटर है, तो 45 इज ग्रेटर देन 20। तो ये तो हमारे कुछ रिलेशंस को समझने का तरीका है। बेसिकली हमारे पास रिलेशन क्या है? रिलेशन को अगर हम बोलें तो ये क्या है? बेसिकली एसोसिएशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स है। किसी दो ऑब्जेक्ट्स का एसोसिएशन कि वो किस तरीके से आपस में रिलेटेड है। अब ये कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स में हमारे पर्सन हो सकते हैं, सेट्स हो सकता है, आइडियाज हो सकते हैं, तो कुछ भी आ सकता है हमारा ऑब्जेक्ट्स के अंदर। बस रिलेशन हमारा ये बताता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो आपस में रिलेटेड कैसे होगा। और अगर मैथ्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं हमारे पास। ग्रेटर देन, इक्वल टू, पैरेलल वाले रिलेशंस की टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। हम ये भी कह सकते हैं अगर सेट्स की बात करें तो ए सेट इज अ सबसेट ऑफ B, तो हम सबसेट को भी एक रिलेशन की तरह डिफाइन करते हैं। सिमिलरली सो ऑन, ऐसे बहुत से रिलेशंस हमारे पास बन के आएंगे जो किसी दो
ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमें रिलेट करके दिखा रहे होंगे कि ये दो नंबर्स, दो सेट्स, दो लाइंस आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। अब हम चलते हैं एक सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में। मान लो हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड सेट्स हैं जो कि है 4, 5, 6, 7, 8, 5, 4, 2, 1, 0। ये हमारे पास एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है। हमने यहाँ पर एक छोटा सा लाइन लिखा कि अब ये किस फॉर्म में है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, a, b के फॉर्म में है, सच दैट a हमारा किसी सेट a से आ रहा होगा और b हमारा किसी सेट b से आ रहा होगा। हमने यहाँ पर अब एक रिलेशन डिफाइन किया कि a इज ग्रेटर दैन b। ये हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि हमारा जो a है वो b से बड़ा हो। ठीक, तो अब हमारे पास इन पूरे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में से सिर्फ वो एलिमेंट्स निकलेंगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से बड़ा होगा। तो हमने यहाँ देखा तो 4 है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड 5 है, तो यहाँ पर 4 इज लेस देन 5, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड नंबर हमारे पास 6, 7 है, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। थर्ड है हमारे पास 8, 5, तो हमारे पास अब कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे। 8, 5 आया क्योंकि a इज ग्रेटर देन b। सिमिलरली हमारे पास 4, 2 भी आ जाएगा क्योंकि दिस 4 इज ग्रेटर देन 2, और सिमिलरली हमारे पास 1, 0 आ गया। तो इसका मतलब हमने जो रिलेशन डिफाइन किया उसके हिसाब से हमारे पास ये 3 ऑर्डर पेयर्स आए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं आउट ऑफ दीज। अब बचे कौन से, हमारे 4, 5 और 6, 7। तो ये हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ये सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अब इससे हमें ये पता चला कि हमें किसी भी गिवन रिलेशन से हम एक सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एक रिलेशन दिया था, इस पूरे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में से हमारे पास ये मिला, इसका मतलब किसी भी गिवन रिलेशन से हम एक सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको रिलेशन की एक डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, वो आप लिख लेना। अब मैंने यहाँ पर रिलेशन की डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या है कि अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। हमारे पास रिलेशन होता क्या है, एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का। हमारा जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं उनका एक सेट हमारे पास क्या होता है, रिलेशन। ये हमें मिलता कैसे है, obtained by virtue of an association between two sets। हमारे पास अगर दो सेट्स हैं a और b, वो दोनों आपस में कैसे एसोसिएटेड हैं, उसके बाद अगर हम उनका ऑर्डर्ड पेयर्स बना दें तो वो जो सेट बनेगा हमारा वो क्या होगा, एक रिलेशन होगा। एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज देयरफॉर अ रिलेशन। अगर हम ऑर्डर्ड पेयर का कोई भी सेट बना दें तो वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रिलेशन। चाहे कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट हमारे पास है तो वो एक रिलेशन होगा। अब क्या होता है, हमारे पास जो रिलेशंस हम डिफाइन करते हैं अब ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होता है क्योंकि वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है। अब उन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो हमारे फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, वो हमारे क्या कहलाते हैं, डोमेन। यहाँ पर आपका एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि है डोमेन। और जो सेकंड कंपोनेंट हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज। तो हमारे पास यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आए, एक डोमेन का और एक रेंज का। अब हम रिलेशंस की डेफिनेशन पढ़े। अब हम पढ़ते हैं कि नोटेशन क्या होती है रिलेशन की। नोटेशन ऑफ रिलेशन, जब कभी भी हमें रिलेशंस को दिखाना होता है तो हम उसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन किया R, कैपिटल R। ये किस फॉर्म में है, x, y के फॉर्म में है, सच दैट हमारा x कहाँ बिलोंग कर रहा है,
एक बॉयज का सेट है कोई, बी मतलब बॉयज, बॉयज का कोई हमने एक सेट लिया जहां हमने अपने एक्स को बिलोंग करवाया, और वाई हमारा बिलोंग कर रहा है गर्ल्स के सेट में। और हमने डिफाइन क्या किया यहाँ पे कि x इज द ब्रदर ऑफ y। हमने यहाँ पर अपने रिलेशन को r से डिनोट किया, और हमने क्या बताया कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में एक सेट बनेगा x, y सच दैट कि हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है x वो कहाँ बिलोंग करेगा बॉयज के सेट में, और जो सेकंड कंपोनेंट है y वो कहाँ बिलोंग करेगा गर्ल्स के सेट में, सच दैट कि हमारे पास x क्या है, x इज द ब्रदर ऑफ y, x हमारे पास y का ब्रदर है। ठीक, तो अब हमारे पास वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो ब्रदर सिस्टर के फॉर्म में हो, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बनेगा और वो हमारा एक रिलेशन डिफाइन होकर के आ जाएगा। अब इसके बाद हम एक और रिलेशन अगर डिफाइन करें, कैपिटल R इज इक्वल टू, हमने कुछ रिलेशन ऐसा डिफाइन करा, तीन ही रहने देते हैं। हमने एक रिलेशन ये डिफाइन करा जिसमें हमारे पास कोई तीन ऑर्डर पेयर्स हैं 2, 4, 4, 16, 5, 25। ठीक, अब एक नोटेशन समझते हैं। अगर हमें कहीं पर ये दिखाया है x कैपिटल R y, इस नोटेशन का क्या मतलब है ये समझते हैं। अगर हमें कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है कि x कैपिटल R y, इसका मतलब कि x इज रिलेटेड टू y। x इज रिलेटेड टू y। अब ये हमारा रिलेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन कर दें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने हमारे रिलेशन को कैसे डिफाइन किया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स किस फॉर्म के होंगे, x, y के होंगे। ठीक, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स x, y के फॉर्म में होंगे, और जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है, फर्स्ट कंपोनेंट के स्क्वायर के इक्वल है। ये हमने एक रिलेशन डिफाइन किया जहां पर हमने किया कि r इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो x इज रिलेटेड टू y का मतलब, अब हम इस रिलेशन को उठाते हैं तो ये रिलेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंपोनेंट है 2, 4। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो सेकेंड कंपोनेंट है हमारे पास ये x, y के फॉर्म में है, तो सेकेंड कंपोनेंट 4 किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। कि अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो वो हमें 4 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारे इस पर्टिकुलर रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, पहली चीज तो कि 2, 4 हमारा इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और हम लिखेंगे कि 2 इज रिलेटेड टू 4, क्योंकि 2 और 4 के बीच में रिलेशन है हमारे पास कुछ इस तरह से कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने लिखा x रिलेटेड टू y। सिमिलरली अगर हम 4 और 16 को देखें तो हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट जो कि y 16 है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करें तो 4, 4 जा 16, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर 4, 16 भी इस रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, और हम इसे भी लिख सकते हैं 4 इज रिलेटेड टू 16। तो ये हमारे कुछ नोटेशंस थे। अगर हमारा फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट आपस में रिलेटेड है तो हम उसे इस तरीके से दिखाते हैं कि x इज रिलेटेड टू y। रिलेशंस हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। रिलेशंस हमारे पास निकल कर आए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इसका मतलब कि रिलेशंस भी हमारे पास एक तरह के सेट ही होते हैं। तो जो ऑपरेशंस हमारी सेट पे परफॉर्म की जाती हैं वो हम दो रिलेशंस के बीच में भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन,
जो जो भी ऑपरेशंस हमारे सेट्स के ऊपर परफॉर्म होते हैं वो सारे ऑपरेशंस रिलेशंस के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। और हमारे पास सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम बात करें A क्रॉस B की, तो ये भी हमारे पास एक सेट होता है ऑर्डर पेयर्स का, जहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेट A में बिलोंग करता है और जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेट B में बिलोंग करता है। तो इसका कोई भी सबसेट अगर हम निकालें तो वो एक रिलेशन होगा। एनी सबसेट of A cross B is a relation। A क्रॉस B का कोई भी सबसेट उठा लो वो हमेशा एक रिलेशन फॉर्म करेगा। अब अगर हम डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट को समझें तो हमारे पास डोमेन क्या निकल कर आया, अगर हम जनरलाइज करके लिखें तो डोमेन हमारे पास क्या आया, A निकल कर आया, सच दैट हमारा A कॉमा B कहाँ बिलोंग कर रहा है, रिलेशन के अंदर। अगर हमारा A कॉमा B रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है तो जो ये हमारा A है विच इज द फर्स्ट कंपोनेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। ठीक, अगर हम रेंज डिफाइन करें ऐसे ही तो रेंज क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा स्मॉल b निकल कर आ जाएगा फॉर ऑल दोज ऑर्डर पेयर्स A कॉमा B विच बिलोंग टू द रिलेशन R। ऐसे ऑर्डर पेयर्स जो हमारे रिलेशन R में बिलोंग कर रहे होंगे उनका जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमारा रेंज हो गया और जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या निकल कर आ गया, डोमेन। अब इन दो के अलावा एक और टर्म होती है जो कि है हमारे पास कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या है, द सेट B is called the codomain of a relation। The set B is called codomain of a relation। जो हमारे पास सेट B होगा वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा किसी भी गिवन रिलेशन का। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि है सेट A सेट B और रिलेशन हमें क्या डिफाइंड है, इज स्क्वायर ऑफ, और रिलेशन हमारा A से लेकर के B तक जा रहा है। तो हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो हमने पहले कैपिटल R लिखा। अब ये रिलेशन जा कहाँ से रहा है, A से लेकर के B तक। तो हम पहले लिखेंगे सेट A, इसे एक एरो के साथ दिखाएंगे सेट B की तरफ। इसका मतलब रिलेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, सेट A से लेकर के सेट B तक डिफाइंड है। और ये हमारा R क्या है, R है हमारे पास इज स्क्वायर ऑफ, रिलेशन जो है वो क्या है, स्क्वायर का है। तो हमारे पास अगर A कॉमा B टाइप का ऑर्डर पेयर है तो हमारा जो A है A इज इक्वल टू B स्क्वायर के फॉर्म में है, सच दैट A हमारा कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है और B हमारा कैपिटल B में बिलोंग कर रहा है। ये रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइंड है। रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स हमने लिखा A कॉमा B। रिलेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स क्या, इज स्क्वायर ऑफ, इसका मतलब A इज स्क्वायर ऑफ B। तो हमने लिखा A इज इक्वल टू B स्क्वायर, जहाँ पे हमारा A कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट A के अंदर, और B कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट B के अंदर। तो हमारे पास A है और B है। अब हमें रिलेशंस बताने हैं। अब रिलेशन हमारा क्या बनेगा, रिलेशन A क्रॉस B का ही तो कोई सबसेट बनेगा। तो हमने पहले A क्रॉस B यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी ये प्रोसेस चल कैसे रहा है। तो हमने अगर A क्रॉस B लिखा तो हमने क्या करा, 16,1, 25,1, 16,4, 16,5, 16,6, 25,1,
25,4, 25,5 और 25,6. Similarly 36,1, 36,4, 36,5 और 36,6. और ऐसे ही 49,1, 49,4, 49,5 और 49,6. अब हमारे पास हमें इसमें से कौन कौन से रिलेशंस को निकालना है? A, B टाइप के ऑर्डर पेयर्स जहां पर A क्या है, B का स्क्वायर है. तो देखो ये वाला पेयर हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. A क्या है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो A इज इक्वल टू B स्क्वायर. तो हमारे रिलेशन में जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आया वो क्या आ गया, 16,4. ऐसे ही आगे चलते हैं. तो हमें दिखा ये नंबर 25,5. यहाँ पर भी हमारे पास जो A है, A इज इक्वल टू B स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या आएगा, 25. तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पेयर बना इस रिलेशन के अंदर. अब आगे बढ़ते हैं. 36,6 भी हमारे पास है विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन A इज इक्वल टू B स्क्वायर. तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर पेयर बन गया 36,6. और फिर अगर हम आगे बढ़ें तो इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑर्डर पेयर्स नहीं आएंगे इस A क्रॉस B के अंदर से जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करे. तो हमारे रिलेशन में कितने आ गए, 3 ऑर्डर पेयर्स आ गए. अब देखो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया. अब अगर हम इस रिलेशन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करें तो ये क्या निकल कर आएगी, देखते हैं. इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए डोमेन क्या होता है हमारा, रिलेशंस में जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं इनका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या होगा, डोमेन के अंदर लाई करेगा. तो इस रिलेशन में हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर्स है. तीनों ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे कहाँ जाएंगे, डोमेन के अंदर. तो हमने लिखा कर्ली ब्रेसेस, पहला ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट 16, सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट 25 और थर्ड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट 36. ये हमारे पास इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए डोमेन निकल करके आ गया. अब हमें बात करनी है रेंज की. रेंज क्या होता है किसी भी रिलेशन का, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स हमारा रिलेशन का जाता है रेंज के अंदर. तो इन तीनों ऑर्डर पेयर्स का जो सेकेंड कंपोनेंट है वो क्या है, 4, 5 और 6. तो हमने लिखा रेंज के अंदर सेकेंड कंपोनेंट्स विच इज 4, 5 और 6. ठीक. तो ये हमारा जो बना 16, 25 और 36 ये डोमेन बन गया. और जो रेंज बना हमारे पास वो बन गया 4, 5, 6. अब मैंने यहाँ पर एक कोडोमेन लिखा था जिसे मैंने कहा था कि सेट B इज द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन. सेट B का मतलब B सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे वो हमारे कहाँ जाएंगे, कोडोमेन के अंदर. तो B में हमारे पास है 1, 4, 5, 6. ये हमारे कहाँ चले गए, कोडोमेन के अंदर. अगर आपको इस फॉर्म में समझना है तो अगर हमारा रिलेशन A इज टू B डिफाइंड है, A से लेकर के B तक, तो जो सेकेंड सेट पूरा है वो हमारा हो जाएगा कोडोमेन. और रिलेशन के अंदर जो B के एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो हमारे बन जाएंगे रेंज. अब देखो ये सेकेंड कंपोनेंट्स जो हमारे 4, 5, 6 है ये हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, सेट B से आ रहे हैं. और 1 को छोड़ के 4, 5, 6 तीनों एलिमेंट्स इस रिलेशन में हमारे यूज हो गए. तो रिलेशन में जो भी सेट B के एलिमेंट्स यूज हो गए वो हमारे क्या बन गए, रेंज. और बाकी जो हमारा पूरा सेट था इंक्लूडिंग 1 ये हमारा क्या बन गया, कोडोमेन. तो कोडोमेन हमेशा लास्ट वाला सेट होता है जहाँ से रिलेशन हमारा डिफाइंड है. अगर यहाँ पे हमारा रिलेशन
लेट्स अज्यूम B इज टू A डिफाइंड होता कि B से लेकर के A तक कोई रिलेशन जा रहा है, तो हमारा A कोडोमेन बनता और A सेट के जितने भी एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में यूज्ड हो जाते वो हमारे रेंज बन जाते, और पहला वाला सेट हमेशा हमारा क्या होता है, डोमेन। तो इस क्वेश्चन के लिए ये केस को अभी रब कर देते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास इस पर्टिकुलर रिलेशन जिसमें कि 3 ऑर्डर्ड पेयर्स है, इसके लिए हमारा डोमेन ये बन गया, रेंज 4, 5, 6 बन गया, और कोडोमेन पूरा ये सेट B बन गया जो कि है 1, 4, 5, 6। तो ये हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें आप अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं। नोट्स क्या है हमारा, फर्स्ट जो है ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिलेशंस दैट आर पॉसिबल फ्रॉम अ सेट A ऑफ M एलिमेंट्स टू अनदर सेट B ऑफ N एलिमेंट्स। अगर हमारे पास कोई A सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स M है, कार्डिनल नंबर ऑफ A M, और कार्डिनल नंबर ऑफ B अगर हमारे पास N है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस जितने पॉसिबल हैं हमारे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर पॉसिबल। तो अगर हमारे पास A और B में n एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, m इंटू n, विच इज कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B। अब नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे निकल कर आते हैं 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ जो भी सेट चाहिए हमें। तो हमें A क्रॉस B का सबसेट चाहिए, तो हमने A क्रॉस B के कार्डिनल नंबर को ले लिया, तो हमारे पास ये कितने निकल कर आ गए, 2 टू द पावर mn। तो नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर पॉसिबल फ्रॉम अ सेट A ऑफ m एलिमेंट्स टू अ सेट ऑफ B ऑफ n एलिमेंट्स, वो आएंगे हमारे पास 2 टू द पावर mn। इतने रिलेशंस हमारे पॉसिबल है सेट A से सेट B तक। अब सेकंड नोट है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन है जो कि डिफाइंड है R1 से, और दूसरा रिलेशन है हमारे पास जो कि डिफाइंड है R2 से, और ये कुछ A से लेकर के B तक में डिफाइंड है। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, A से लेकर के B तक। तो हमारा अगर R1 R2 दो रिलेशन है, तो सिंस R1 R2 भी एक सेट है, तो सेट्स के सारे ऑपरेशंस इस पर परफॉर्म होंगे। तो इसीलिए हमारा R1 यूनियन R2 भी एक रिलेशन आएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 भी रिलेशन होगा, और R1 माइनस R2 भी हमारा रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B। A से लेकर के B तक में अगर R1 R2 कोई रिलेशन है, तो इनके जो सेट्स के ऑपरेशंस लगा दें हम R1 R2 पे, तो वो भी हमारे रिलेशन निकल के आएंगे फ्रॉम A टू B। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है कि phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हमारे पास A क्रॉस B का भी एक सबसेट निकल के आ गया, क्या, phi। इसीलिए जब ये एक सबसेट हो गया, तो इसका कोई भी सबसेट हमारे पास रिलेशन होता है। तो जब phi एक सबसेट निकल के आ गया A क्रॉस B का, इसका मतलब phi भी एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B। phi अगर A से लेकर के B तक का रिलेशन है, और अगर हम इसके डोमेन की बात करें, तो डोमेन ऑफ phi हमारे पास phi ये निकल के आएगा, और अगर हम रेंज की बात करें, तो रेंज ऑफ phi भी हमारे पास क्या निकल के आएगा, phi। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।